I, DP Tiwari, welcome you all in my YouTube channel Commerce Sutra, and this is the first topic I am taking up in class 11th, and the topic is that is very introduction to accounting. That is the meaning, objective, advantages, limitations, etc. of accounting. बहुत सारे बच्चे जो पहले के जो क्लासेस है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उनका छूट चुका है. टू कवर अप दिस आई हैव टेकन अप दिस टॉपिक. यूजुअली मैं ज़्यादातर जो भी टॉपिक्स है क्लास 12 का ही डिस्कस किया हूँ, लेकिन पहली बार 11th का भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो आज मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे. इसके पहले कि विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग, लेट अस नो हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग. You could see the very picture of this picture. He is known as the father of accounting. And now, who is he? As you could see here, the very information being provided. Fra Luca Bartolomeo di Pacioli. तो आपको सिंपल सा जानना है कि ल्यूका पैसियोली, कहीं कहीं पे इसको पैसियोली कहा है, कोई कोई बुक में इसको पैसियोलो लिखा है. तो जो इनका जन्म है 1447 में हुआ और इनकी मृत्यु 19 जून 1517 को हुआ. ही इज नॉन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग and bookkeeping. We'll be discussing about what actually mean by the accounting and bookkeeping and why he is known as the father of accounting. He is known as the father of accounting because he invented double entry system in 1494. That's why he is known as the father of accounting. तो इसके पहले कि हम बुक कीपिंग अकाउंटिंग वगैरह का मीनिंग समझें, हमें ये जानना जरूरी है कि ल्यूका पैसियोली, आप सिंपली कह सकते हैं ल्यूका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग. फिर से आप इनका इमेज चाहें तो देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन नेट, सो यू कैन ऑल्सो वॉच इट देयर. नाउ बिफोर विल बी लर्निंग अबाउट अकाउंटिंग, वी हैव टू नो what actually mean by bookkeeping. ये bookkeeping क्या होता है? Bookkeeping is an art of recording business transactions in the books of accounts in a systematic manner. जो bookkeeping है, ये business transactions को systematic manner में, chronological manner में उसको record करने का एक process है. अब इस सिस्टमेटिक क्या होता है? जैसे सपोज हम अगर लें ए 5 3 2 4 1, अब यहाँ पर है बी 1 2 3 4 5. तो इसमें सिस्टमेटिक कौन है, ए है या बी है? जाहिर सी बात है बी है, क्योंकि यहाँ जो रिकॉर्ड हम करते हैं, ये जो डिजिट हमने लिखा है वो ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे कहता है कि बुक कीपिंग सिंपली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसको रिकॉर्ड करता है इन ऑर्डर, इन सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज. तो ये हमारा बुक कीपिंग होता है. जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. सो व्हाट इज अकाउंटिंग? ऐसे अकाउंटिंग का बहुत सारा डेफिनेशंस दिया हुआ है. तो उसमें से जो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिया है अकाउंटिंग का, अगर आप देखें तो ये है अकॉर्डिंग टू AICPA. AICPA, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स.
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। आप कोई सा भी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन. सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सो जैसा कि हमने बुक कीपिंग में देखा कि वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक मैनर में. इट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग नॉट ओनली रिकॉर्ड्स, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो अकाउंटिंग आर्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, यानी कि एक तरह के नेचर के जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे राम्स अकाउंट, तो राम से रिलेटेड जो भी है, या परचेज अकाउंट, परचेज से रिलेटेड जो भी है, एक जगह हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में. एंड समराइजिंग, समराइज करना का मतलब क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है. मे बी कि अभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं समझते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है. जैसे समराइज करने का मतलब होता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्लास 10 या 9 या 11 में कैसा रहेगा, या 8 में कैसा रहा, 10 में कैसा रहा, तो इसके लिए आपकी पूरे साल की कॉपी आप लेकर के ला करके दे देंगे कि सर देख लीजिए कैसा परफॉर्मेंस है. तो उसको समराइज किया जाता है, यानी कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड से ये पता चलता है कि क्या मार्क्स है क्या नहीं है. तो वैसे ही यहाँ पर पूरे अकाउंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, बैलेंस शीट देखिए, तो आपको पता चलेगा. उसको समराइज करना होता है. जैसे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे ही इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. और ये इस वैसे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में हम जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं होता है, वो इसको रिकॉर्ड नहीं करता है. तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है. यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट. आप कोई दूसरा भी डेफिनेशन कर सकते हैं, बट दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. नाउ let us take into view the features of accounting. Although you should not be confused, right now we are learning the features of accounting, but later on we'll be learning about the qualitative features of accounting, and that was qualitative features of accounting. वो ज़्यादा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं. दैट इज जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा, तो डेफिनेशन से ही बहुत सारे इसका फीचर्स, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये डेफिनेशन से ही एक फीचर्स निकला. रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासीफाइंग, समराइजिंग. अभी हमने क्लासीफाइंग समराइजिंग के बारे में डिस्कस किया, तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स को लिख दिया है. तो ये फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग है. नाउ लेट अस, जहाँ तक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग का सवाल है, दैट डजंट कवर कंप्लीटली बाय योर सिलेबस. सिंपली इट हैज़ बीन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको जानना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स को लिया है. फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन रेफर टू योर बुक, एनी बुक, दैट इज NCERT, DK Goyal, TS Grewal, any book you can consult. So नंबर 1, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि हमने उसके डेफिनेशन में भी देखा. टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. आपने जो बिजनेस जो आप कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस होता है. तो ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, टू ascertain the financial position of the business. और जो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी कमाता है, बट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट गुड. तो उसको फाइनेंशियल पोजीशन को हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके बैलेंस शीट से पता कर सकते हैं. उसका बैलेंस शीट देखना पड़ता है. हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या होता है. तो
ये मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आप कर सकते हैं, लाइक टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स लाइक दिस सो ऑन। तो आप उसमें से कर सकते हैं। यू कैन रेफर सम बुक्स फॉर मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लिया है। Now, advantages of accounting. This is also your syllabus cover the advantages of accounting. So again, I have taken a few. That is, as you could see, only 4 advantages of accounting, and these are helpful in management of business. देखिए, जो अकाउंटिंग है, ये जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कौन होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द टॉप डिसीजंस, दैट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, एक जो मैनेजर होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट है, वो कैसे डिसीजन लेता है, वो अलग अलग प्रॉस्पेक्ट्स में अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है, और अकाउंटिंग मदद करता है नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में, क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग, इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है अकाउंटिंग की, कि इट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इवन इन द डेफिनेशन वी हैव लर्न दैट इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो हमें अकाउंटिंग से सारा रिकॉर्ड मिलता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, एवरीथिंग। दैट इज वी गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, we can refer to the statement of profit and loss account, trading and profit and loss account, to know the profit and loss of the business organization. Okay, now information regarding financial position, as we have already discussed, that the financial position is ascertained by the balance sheet. That is, balance sheet discloses the financial health or financial position of a business organization. So accounting help us to know this much of things. So there are some other advantages of accounting, but I have taken only 4 here. As I told you कि अगर आपको और भी advantages के points देखने हैं, तो you can refer to any book. So I have taken the 4 important advantages here. Now let us proceed to the limitations of accounting. Again, it is an important aspect. Limitations of accounting. Limitations, that we say the demerits, disadvantages or drawbacks of accounting. Accounting की कुछ drawbacks भी है, इसमें कुछ कमियां भी है। Number 1, influence by personal judgment. अब जो भी अकाउंटिंग की जहाँ तक बात है, ये एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, बट इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। लाइक एग्जैक्ट साइंस किसको कहते हैं? प्योर साइंस को कहते हैं। प्योर साइंस किसको कहते हैं? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह है, जिसको हम लैब टेस्ट भी करते हैं, एंड दैट इज़ वो जो हमें जो इंफॉर्मेशन देता है, वो जो हमें रिजल्ट देता है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में होता है और हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, एंड it, as we know, it is prepared by the accountant, and accountant, being the human being, exercises his own personal judgment while verifying, while recording the business transactions. तो this is influenced by the personal judgment. जो accountant है, उसका personal judgments, यानी कि कई बार जहाँ पे there is a clash, जहाँ पे there is a gap, वो अपना जजमेंट्स को पुट कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये एक लिमिटेशंस है, क्योंकि अलग अलग अगर 4 अकाउंटेंट या 10 अकाउंटेंट कहीं पे बनाता है, तो कई बार
फ़र्क आ जाता है, रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है, लेकिन प्योर साइंस में ऐसा नहीं होता है। अगर 10 लोग भी अगर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट वैसा ही आएगा, बिकॉज दैट वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। हमें आगे के चैप्टर्स में काफ़ी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ने होंगे। ये कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस लाइक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वगैरह हमें आगे पढ़ना है। ये कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है? दिस आर द रूल्स, दिस आर द प्रिंसिपल्स, दिस आर द जनरल गाइडलाइंस। जैसे किसी आदमी का लाइफ कैसे रूल्ड होता है, कैसे गवर्न होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक हमें सही चीज़ करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, लाइक दिस। ऑल्दो पीपल कमिट्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक, लेकिन वो लाइफ में ये सारे हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। ऐसे अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसको गवर्न करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अगर वो कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में फ़र्क आ जाता है तो हमारी नीतियाँ भी चेंज हो जाती है, हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी फ़र्क आ जाता है। यानी कि ये दिस इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये इसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को डिपेक्ट कर पाता है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में जो भी है उसी को रिकॉर्ड कर पाता है, उसी को इंटरप्रेट कर पाता है, उसी को एनालाइज कर पाता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, इट कैन नॉट रिकॉर्ड समवंस सिंपैथी, समवंस एंगर, it cannot record the clash between the management and the labor, it cannot record the efficiency of the management, it cannot record the satisfaction of firm's customers, क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है। एंड फाइनली अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 तक आपका काम आएगा। तो विंडो ड्रेसिंग आपको जानना है। Window dressing refers to the practice of manipulating accounts so that the financial statements may disclose a more favorable position than the actual position। यानी कि ये ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन बनाने के लिए, जैसे कोई दुकानदार है तो अपने क्या करता है, अगर उसके पास स्टॉक नहीं भी है तो अपने विंडो में ऐसे ड्रेसअप करके रखता है, ऐसे सजा के रखता है कि जो बाहर से जो कस्टमर आएंगे उसको लगेगा कि बहुत सारा इसके पास है, बहुत सारे आइटम्स हैं, और वो कस्टमर को लुभाने के लिए अपने को ज़्यादा अच्छा पोजीशन में, ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन में लाने के लिए ऐसा उपाय करता है। तो यहाँ भी विंडो ड्रेसिंग का वही मतलब है। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स को कई बार मैनिपुलेट किया जाता है ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स को लिया है। आप एज आई ऑलरेडी मैंशन कि आप और भी लिमिटेशंस के लिए यू कैन रेफर टू योर बुक्स, ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो जाए, तो मैंने इसके लिए इसको शॉर्ट में किया है। लेकिन इतना किया है कि जो आपके जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा। नाउ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सी और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। अब ये जो इंटरनल यूजर है और जो एक्सटर्नल यूजर है, ये क्या होता है इंटरनल यूजर और क्या होता है एक्सटर्नल यूजर। जैसा कि आप देखेंगे इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड in managing and operating the business enterprise, such as owners, directors, or the partners, managers, officers। अब देखिए यहाँ पे ऑनर्स है, पार्टनर्स है, ये तो ठीक है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स, दे आर ऑल्सो द एम्प्लॉयज़, ये भी एम्प्लॉयज़ है। तो कई कई बुक में इंटरनल यूजर्स को सीधे सीधे एम्प्लॉयज़ को भी लिखा है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कुछ और बुक देखें, जैसे D.K. गोयल देखें, तो उसने मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स को तो इंटरनल यूजर में रखा है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज कर दिया एक्सटर्नल यूजर्स में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे
एम्प्लॉयज़ को आप इंटरनल यूज़र में ही ले लें, आपको एक्सटर्नल यूज़र में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि डीके गोयल ने भी अच्छा ही बताया है, कहा कि वैसे एम्प्लॉयज़ जैसे जो मैनेजर्स ऑफिसर जिसका मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस है वो इंटरनल यूजर है, जिसका मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस नहीं है, सिंपल एम्प्लॉई है, वो एक्सटर्नल यूजर होगा। लेकिन आप इतना डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि 2-3 बुक आप टी.एस. अग्रवाल देखेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दिया है इंटरनल यूजर, आप डीके गोयल देखेंगे तो उसको एम्प्लॉयज़ को लिख दिया एक्सटर्नल यूजर्स। तो आप यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑनर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को भी आपने यहाँ पे इंटरनल यूजर्स ही लेना है। नाउ जो एक्सटर्नल यूजर्स होता है, हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स? यू कैन सी individuals or organizations who have present or future interest in the business enterprise but are not the part of the management are called external users। यानी कि इसके मैनेजमेंट में कोई इंटरफियरेंस नहीं है, लाइक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स है, फ्यूचर में पैसा लगाने जा रहा है, क्रेडिटर्स, lenders, government, researchers and public, so they are the external users। ये अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको करना है, जिसे हमने शुरुआत में पढ़ा वो सिर्फ था फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस बात को आपको समझना है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये 4 है। रिलायबिलिटी, ये 4 है, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो लेट अस सी वन बाय वन। पहले हम देखें रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, हम कितना किसी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। तो जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, वो विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है दैट इज़ बियॉन्ड बिलीफ, दैट कैन नॉट बी relied upon. No, reliability implies that the information must be factual and verifiable। वो फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए, और हम जिसको वेरीफाई कर सकते हैं ऐसा होना चाहिए। यानी कि दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड फैक्ट्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेज टू हैव वेरीफिएबिलिटी if such information can be verified from source document such as cash memo, purchase invoice, correspondence, agreement, etc। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग में, उसको तो रिकॉर्ड करना है, अकाउंटेंट किसी भी ढंग से रिकॉर्ड कर देगा। नहीं, आपने सही मायने में फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, आप रिकॉर्ड कर देंगे विदाउट कैश मेमो, विदाउट कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, तो दिस इज नॉट टर्म टू बी द वैलिड। सपोज आपने अकाउंटिंग का बुक खरीदा, कोई भी एनसीईआरटी या डीके गोयल या और कोई बुक खरीदा, तो आपने बुक खरीदा, यू हैवंट गॉट द बिल फॉर द बुक, सो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड कि ये बुक आपका है या आपने कितना खरीदा, आपको कितना डिस्काउंट मिला, ये आपके कहने से नहीं होगा, ये वेरीफाई किया जाएगा आपके बिल से, कैश मेमो से। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय some source document like cash memo, bill, vouchers, etc। Without these source documents, it will lack its reliability। इसकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, it cannot be verified। The next one is the relevance। So the relevance, that is प्रासंगिकता। सपोज अगर आपको आम के बारे में पूछा जा रहा है, आप इमली लिख दिए हैं जनरली, जैसा हम लोग करते हैं, नहीं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेप्ट, शुड बी रेलिवेंट। जो चीज़ है उसके बारे में आपको कहना है, दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंट इंटरप्राइज। ये रेलिवेंट होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है। अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो अननेसेसरी स्टेटमेंट्स है या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो नहीं होना चाहिए। जो
नेसेसरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ना व्हाट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी? जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको समझ में भी आना चाहिए। ऐसा इंफॉर्मेशन दिया आपने, लिखा तो सब कुछ ठीक, बट इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। नो, should have understandability. So accounting information should be presented in such a simple or logical manner that they are understood easily by their users such as investors, lenders, employees, etc. तो ये जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो इन्वेस्टर्स है, लैंडर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो सबको समझ में आना चाहिए। एंड फाइनली कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना, तुलना करना, उसी से ना तुलना हो किया जा सके एक को दूसरे से। कैसे हम तुलना करते हैं? तुलना करने के लिए हमें कम से कम दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दो फैक्ट्स चाहिए। सो कंपेरेबिलिटी इज फुल क्वालिटी of accounting information. The financial statement should contain the figures of the previous year along with the previous of the current year, so that the current performance can be compared with the past performance. कहता है कि जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में दें उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि ताकि हम कंपेयर कर सके। कैसे कंपेयर कर सके? यानी कि देखिए, अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आप कंपनी का कोई चीज़ देखेंगे तो करंट ईयर जो होता है, मान लीजिए 2020 है, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे 2019 का भी, प्रीवियस ईयर का भी दिया रहेगा साइड बाय साइड। तो हम देखेंगे कि सेल्स 2020 में मान लो 20 लाख है और ये 2019 में 15 लाख था, तो 5 लाख बढ़ा, तो सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, घटा, ये सारी चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे आपका अगर परफॉर्मेंस है, अगर हम देखें जैसे 10 का इन कंपैरिजन टू क्लास 9 का, अगर दोनों साथ साथ रखें तो हम वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि 9 में कैसे परफॉर्मेंस था, 10 में कैसे। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी कंपनीज है, उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि करंट ईयर के साथ साथ साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर का भी इंफॉर्मेशंस को देता है, सो दैट वी कैन हैव कंपेरेबिलिटी। और जब हम कंपेयर करते हैं देन वी कम टू द कंक्लूजन वेदर इट हैज़ some positive trend or negative trend. So this way, जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस, जहाँ पे आज हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, दैन ऑब्जेक्टिव्स, advantages and limitations of accounting, even the users of accounting informations, that is internal users and external users, and again the qualitative characteristics of accounting information, and I hope कि it could be useful for you. and बाद के चैप्टर्स कुछ हैं जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम तब तक प्रैक्टिकल को प्रॉपरली नहीं कर सकते जब तक हम थियोरेटिकल ये को नहीं जाने। और इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको बिल्कुल नया लगेगा, क्योंकि आप क्लास 10 तक अकाउंटिंग पढ़े नहीं हैं, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आपको बिल्कुल नया लगेगा और आपको कई बार समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे कुछ टर्म्स हैं। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे जैसे विल प्रोसीड और टर्म्स को डिस्कस करेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे टर्म्स, आपको इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स या डेटर्स समझ में नहीं आता है, हम लोग आगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी इसको डिस्कस करेंगे। एंड दिस विल डिपेंड कि मैं आपको जो फर्दर वीडियोस 11th में आगे बना के देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि दिस डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स, वेदर यू आपको ये अगर आपके लिए यूज़फुल है देन आई विल अपलोड सम फर्दर वीडियोस एज वेल। एंड अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो यू कैन just although I don't like to say that because I don't feel that मुझे इसको किसी सब्सक्रिप्शन या ये के लिए नहीं करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करना है या दिस करना है दैट करना है। लेकिन अगर आई विल हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू दैट इट इज़ यूजफुल फॉर यू, देन आई विल अपलोड सम फर्दर इंफॉर्मेशन
further videos regarding to accounting and business studies for class 11th as well. बेसिकली मैं इसमें क्लास 12 का ही बनाता हूँ, क्लास 12 का ही अपलोड करता हूँ. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर छूट गया है क्योंकि पहले के लाइव क्लासेस दे कुडंट अटेंड. तो इसके लिए मुझे मैंने सोचा कि दिस कुड बी द वे आई कुड हेल्प यू आउट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू.